जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 8 कोशिका जीवन की इकाई क्या भाग 1 का अध्ययन करेंगे। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें दो तरह के जीव दिखाई देते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। फिर जब हम इनको कार्य करते हुए देखते हैं सजीवों को, तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि सजीव किस तरह अपनी दैनिक अभिक्रियाओं को या जैविक अभिक्रियाओं को संपादित कर रहे हैं और यही चीज़ निर्जीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जैविक क्रियाओं को संपादन करने के लिए जीवित या सजीवों को कोशिका की आवश्यकता होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं इनका शरीर कोशिका का बना हुआ होता है। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय का उदाहरण है अमीबा, युग्लिना और बहुकोशिकीय का उदाहरण है मानव तथा शेर। इस तरीके से यह दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भी होती है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में वर्णन किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का वर्णन किया था या केंद्रक की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत के बारे में अब हम जानते हैं। 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन करके यह पाया कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से ये मिलकर बने रहते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट यानी प्राणी जगत के वैज्ञानिक श्वान ने अलग अलग जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और उन्होंने भी पाया कि उनकी कोशिका के ऊपर बाहर एक पतली परत होती है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिका के अंदर भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट गुण होता है। इस आधार पर श्वान ने यह परिकल्पना करते हुए बताया कि पौधे या पादप जिसको अपन बोलते हैं या जंतु दोनों का ही शरीर कोशिकाओं का बना रहता है। स्लाइडेन एवं श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका की सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में यह स्पष्ट कर दिया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह उन्होंने नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें दो मुख्य बिंदु थे। पहला बिंदु था कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद बनाते हैं या उनके बने होते हैं। दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होती हैं। अब हम कोशिका का समग्र अवलोकन करेंगे। आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके हैं कि उनके आकार कैसा होता है, उनकी संरचना कैसे होती है। उनकी संरचना का यदि हम स्मरण करते हैं तो प्याज की कोशिकाओं को एक प्रारूपी पादप कोशिका कहते हैं जिसकी बाहरी सतह पर स्पष्ट कोशिका भित्ति और ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। इसी तरह मनुष्य की गाल की कोशिका में संगठन के बाहर की तरफ एक झिल्ली के समान संरचना निकलती दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर हमें सघन झिल्ली युक्त संरचना दिखती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम यूकैरियोट व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उन्हें हम प्रोकैरियोट के नाम से जानते हैं। दोनों ही यूकैरियोट या प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों ही पादप या जंतु कोशिका के कोश की क्रियाओं में
कोशिका द्रव्य प्रमुख स्थल होता है जहाँ से कार्य संपादित होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी अलग अलग रासायनिक क्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे अंतःप्रवध्य जालिका जिसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सूक्ष्म कर्णिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय मतलब माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्रित लयनकाय यानी लाइसोसोम व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों जैसे हरित लवक व सूत्र कर्णिका में खुरदुरी अंतःप्रद्वीय जालिका में भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। अगर हम कोशिका की माप देखें तो माप, आकार और कार तीनों चीज़ों की दृष्टि से ये काफ़ी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो कि 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की है, जबकि जीवाणु जिसकी लंबाई 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। ऐसा ही बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका में माना जाता है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको नीलहली शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि में मिलते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है और तेजी से विभाजित होती है। इसका माप अलग अलग आकार का होता है। जीवाणु में 4 मूलभूत आकार की कोशिका होती है, जैसे दंडाकार जिसको बैसिलस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका विब्रो शेप का जिसको कोशाकार बोलते हैं। तीसरा होता है गोलाकार जिसको कोकस बोला जाता है। चौथा सर्पिल जो स्पाइरल आकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद ये एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। इसमें जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से 2 एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतःविष्ट दिखते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उनमें सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार की होती है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन ही होते हैं। कोशिका का आवरण तथा उसका रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेष करके जीवाणुओं कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है
जो कि कोशिका को दृढ़तापूर्वक 3 स्तरीय संरचना में बनाता है, जिसे बाह्य परत को हम ग्लाइको कैलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलकर सुरक्षा का इकाई बनाने का काम करते हैं। जीवाणुओं की उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति अलग अलग व्यवहार के कारण 2 भागों में या 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ग्राम धनात्मक, दूसरा है ग्राम ऋणात्मक। ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग जीवाणुओं की रचना एवं मोटाई में अलग अलग होती है। कुछ में ढीली आच्छाद्य होती है, जिसे हम अपवंग परत कहते हैं। दूसरों में यही मोटी व कठोर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार पर आधारित होती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपपातित होने से बचाती है। जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है। इसके द्वारा कोशिका बाहर के वातावरण से संपर्क बनाने में सक्षम हो पाती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक जैसी होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो कि जीव द्रव्य झिल्ली में कोशिका में फैलाव बनाती है, उसे हम मीसोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका एवं पट्टिलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए की प्रतिकृति और इसके संतति कोशिका के वितरण को सहायता प्रदान करता है। या श्वसन, स्त्रावी क्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली का पृष्ठ क्षेत्र और एंजाइम को बढ़ाने में, यह एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नीलहरित शैवाल या जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसमें कि वर्णकी लवक पाए जाते हैं, जिनको हम वर्णक कहते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान या अचलायमान हो सकती हैं। यदि यह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे हम कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या या कशाभिका की संख्या व विन्यास क्रम अलग अलग हो सकता है। जीवाणु कशाभिक, जिसको कि अंग्रेजी में फ्लैजिलम कहा जाता है, वो 3 भागों में बटा होता है। पहला है तंतु, दूसरा है अंकुश, तीसरा है आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला रहता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर उसकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु शूक जैसे तंतु हैं, जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टान व पोषक ऊतकों में चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ आपको राइबोसोम। राइबोसोम किस तरह का होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होते हैं। इनकी 2 उप इकाइयाँ 50S 30S की बनी होती हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण भी करते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बहुत से राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंधित होकर श्रृंखला भी बनाते हैं, जिसे हम बहुसूत्र या बहु राइबोसोम के नाम से जानते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए के साथ संबंध होकर प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। अब देखिए अंतर्विष्ट पिंड किसको कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में
अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं रहते, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए फॉस्फेट कर्णिकाएं, साइनोफाइलिस कोल्फाइसिन कर्णिकाएं, ग्लाइकोजिन कर्णिकाएं, गैस राजधानी नील हरित बैंगनी हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। अब मैं आपको बता रही हूँ यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी, कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगक की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त हमें प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक देखने को मिलता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से जटिल गतिकीय कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में यह अनुपस्थित रहती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। अब हम प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना और कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई तो कोशिका झिल्ली का विस्तृत अध्ययन संभव हो पाया। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली में संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि की गई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, जिसमें 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ये बनी है और अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहता है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने हुए होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात अलग अलग होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, उनमें झिल्ली का आवरण 52% प्रोटीन और 40% लिपिड का मिलकर बना होता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन अलग करके सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीनों भागों में उनको विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पे होते हैं, जबकि अंतःभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली के अंदर धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन ने प्रतिपादित किया था, जिसे तरल किमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्त्रावण, अंतरकोशिक, कोशिका विभाजन इत्यादि सभी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है अणुओं का परिवहन करना। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है, मतलब चयन की गई चीज को अंदर आने की अनुमति देती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता से इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिन्हें हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
साधारण विसरण द्वारा एक झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल प्रवाह को हम परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उसे झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली का वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं की झिल्ली से होकर परिवहन और उनकी सांद्रता प्रवणता विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप। कोशिका भित्ति। आपको याद होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को केवल यांत्रिक हानियों व संक्रमण से रक्षा के लिए ही उपयोग नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क को बनाए रखने, अवांछनीय वृहद अणुओं के अवरोध को भी प्रदान करता है या उसमें भी मदद करता है। शैवाल की कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज, ग्लाइकेंस, मैनोन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरों पौधों में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका में कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती चली जाती है। इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति निर्माण होने लगती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की अलग अलग कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोस्टोमेटा या प्लाज्मोस्टेमा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ सकते हैं या जोड़े रहते हैं। अंतःजालिक झिल्ली का तंत्र। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें से बहुत से होते हैं जिनका कार्य एक दूसरे को जोड़ना होता है। अंतःजालिका झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत ये आते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएं, लयनकाएं, रसधानी आदि अंग आते हैं। सूत्रकर्णिका, हरित लवंग व परऑक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है, अतः इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ज़्यादातर राइबोसोम की अंतःद्रव्य जालिका के बाहर सतह पर स्थित होते हैं। जिस अंतःद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं, उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं, वो ज़्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलती हैं। ये काफ़ी फैली हुई रहती हैं तथा केंद्रक के बाहर झिल्लिका तक फैली रहती हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है और लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने 11वीं कक्षा के पाठ 8 कोशिका जीवन की इकाई का भाग 1 पढ़ा, जिसमें मैंने आपको कोशिका क्या है, कोशिका समग्र अवलोकन क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, राइबोसोम क्या है, इन सब का अध्ययन कराया। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप इनको हल करें। बाकी का शेष भाग मैं आपको भाग 2 में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।